बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से सेशन को चालू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। ए जयप्रकाश नारायण, बी मोहन राकेश, सी नामवर सिंह, डी बालकृष्ण भट्ट। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। आपको पता है तो कमेंट में देते चलिएगा आंसर, और लास्ट में बताइएगा कि कितने प्रश्नों में से आपने कितने उत्तर सही किए। तो देखिए, आपका राइट आंसर डी होगा, बालकृष्ण भट्ट। आपका राइट आंसर डी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। ए बातचीत की शैली, बी भाषण की शैली, सी संवाद की शैली, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ये होगा, बातचीत की शैली। आपका राइट आंसर ये होगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। ए भारतेंदु युग, बी प्रेमचंद्र युग, सी द्विवेदी युग, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। आपको पता है तो आप कमेंट में दे सकते हैं। आपका राइट आंसर ये होगा, भारतेंदु युग। बालकृष्ण भट्ट जी भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। आपका राइट आंसर ये होगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। ए हुंकार, बी प्रदीप, सी आर्यावर्त, डी पंजाब केसरी। आपका राइट आंसर बी होगा, प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट ने प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था। आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। ए इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, बी लखनऊ उत्तर प्रदेश, सी मथुरा उत्तर प्रदेश, डी वाराणसी उत्तर प्रदेश। जल्दी से आंसर कीजिए, कौन सा आंसर होगा आपका। आपका राइट आंसर ये है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। आपका राइट आंसर ये होगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, इनमें कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। ए गोदान, बी अपने अपने अजनबी, सी मैला आंचल, डी 100 अजान एक सुजान। आपका राइट आंसर डी होगा, 100 अजान एक सुजान। चलिए प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है। ए भारी और बोझिल, बी हल्का और स्वच्छ, सी मैला और कुचैला, डी क्रोधपूर्ण। आपका राइट आंसर बी होगा, हल्का और स्वच्छ हो जाता है बातचीत से मन। आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, बोलने से मनुष्य के किस रूप का साक्षात्कार होता है। किसने कहा। ए बेन जॉनसन, बी मार्क जॉनसन, सी नील जॉनसन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ये होगा, बेन जॉनसन ने कहा था। आपका राइट आंसर ये होगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन हैं। ए रघुवीर सहाय, बी जयप्रकाश नारायण, सी बालकृष्ण भट्ट, डी मोहन राकेश। आपका राइट आंसर सी होगा, बालकृष्ण भट्ट। 100 अजान एक सुजान के उपन्यासकार हैं। चलिए प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों से सर्वाधिक प्रचलित है। ए भारत के, बी यूरोप के, सी अफ्रीका के, डी कनाडा के। आपका राइट आंसर बी होगा, यूरोप के। आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। ए पद्मावती, बी बेड़ी संहार, सी मेघदूतम, डी मेघनाथ वध। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित इनमें से कौन सी रचना नहीं है। आपको उत्तर पता है तो आप कमेंट में दीजिए। आपका राइट आंसर सी होगा, मेघदूतम। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित कविता नहीं है। आपका राइट आंसर सी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं।
प्रश्न संख्या 12 है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? ए द्विवेदी युग, बी भारतेंदु युग, सी प्रसाद युग, डी पूर्व भारतेंदु युग। आपका राइट आंसर बी होगा, भारतेंदु युग के बालकृष्ण भट्ट रचनाकार हैं। आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? ए स्मरण शक्ति, बी श्रवण शक्ति, सी वाक शक्ति, डी द्रव्य शक्ति। आपका राइट आंसर सी होगा, वाक शक्ति न होने पर सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। आपका राइट आंसर सी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 14 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार हैं? ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी बालकृष्ण भट्ट, सी भगत सिंह, डी उदय प्रकाश। आपका राइट आंसर ये होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। उसने कहा था बातचीत के कहानीकार। चलिए प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, उसने कहा था कैसी कहानी है? ए मानवीय संवेदनाओं पर आधारित, बी युद्ध के लिए उत्तेजित करने वाली, सी युद्ध विरोधी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर सी होगा, युद्ध विरोधी। उसने कहा था कैसी कहानी है, तो युद्ध विरोधी है। चलिए प्रश्न संख्या 16 पे चलते हैं। आपका राइट आंसर सी होगा इसका। चलिए प्रश्न संख्या 16 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, कीरत सिंह कौन था? ए लहना सिंह का भाई, बी लहना सिंह का चाचा, सी लहना सिंह का भतीजा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर सी होगा, लहना सिंह का भतीजा था। कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा था, याद रखिएगा दोस्तों। आपका राइट आंसर सी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 17 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, गद्य का विकास किस काल से हुआ? ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। आपका राइट आंसर डी होगा, आधुनिक काल। गद्य का विकास आधुनिक काल से हुआ था। आपका राइट आंसर डी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 18 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, उसने कहा था कहानी के कितने भागों में बटी हुई है? ए 3 भागों में, बी 4 भागों में, सी 5 भागों में, डी 7 भागों में। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों, आपको पता है तो कमेंट में दीजिए। आपका राइट आंसर सी होगा, 5 भागों में। उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। आपका राइट आंसर सी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 19 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, किसी कहानी को महान कौन बनाता है? ए कहानी का उद्देश्य, बी कहानी की रचना शैली, सी कहानी की घटना, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ये होगा, कहानी का उद्देश्य। किसी कहानी को महान कहानी का उद्देश्य बताता है। आपका राइट आंसर ये होगा। चलिए प्रश्न संख्या 20 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, लहना सिंह ने मृत्यु को गले क्यों लगाया? ये देखिए गलत है, लाना लिख दिया, ये लहना होगा। यहाँ पे लिख देते हैं लहना। लहना सिंह ने मृत्यु को गले क्यों लगाया? ये देश की रक्षा के लिए, बी हजारा सिंह के कहने पर, सी सूबेदारनी की बात रखने के लिए, डी घर वालों के लिए। आपका राइट आंसर सी होगा, सूबेदारनी की बात रखने के लिए लहना सिंह ने मृत्यु को गले लगाया था। आपका राइट आंसर सी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 21 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? एक टोकरी भर मिट्टी, बी इंदुमती, सी उसने कहा था, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए। आपका राइट आंसर सी होगा, उसने कहा था। आपका राइट आंसर सी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 22 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? ए जूठन, बी रोज, सी उसने कहा था, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर सी होगा, उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। चलिए प्रश्न संख्या 23 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म किस दिन हुआ?
ए 7 जुलाई 1983, बी 8 जुलाई 1883, सी 7 जुलाई 1882, डी 7 जुलाई 1880। आपका राइट आंसर ए होगा 7 जुलाई 1983 को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। आपका राइट आंसर ए होगा। चलिए प्रश्न संख्या 24 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में कौन सी कहानी गुलेरी जी की नहीं है? ए सुखमय जीवन, बी बुद्ध का कांटा, सी उसने कहा था, डी पूस की रात। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों कि इसमें कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की नहीं है। आपका राइट आंसर होगा डी पूस की रात। पूस की रात चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की नहीं है। आपका राइट आंसर डी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 25 पे चलते हैं। 25 है, लड़का और लड़की पहली बार कहाँ मिले थे? ए घर, बी बाग, सी दुकान, डी गली। आपका राइट आंसर सी होगा, दुकान पे। लड़का और लड़की दुकान पे मिले थे। आपका राइट आंसर सी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 26 पे चलते हैं। 26 से संपूर्ण क्रांति है। ए भाषण, बी निबंध, सी कहानी, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। आपका राइट आंसर ये होगा भाषण। संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। आपका राइट आंसर ये होगा। चलिए प्रश्न संख्या 27 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, जयप्रकाश नारायण अपनी जनपद धारता के कारण किस रूप में प्रसिद्ध हुए? ए लोक गायक, बी लोक नायक, सी लोक प्रेमी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर बी होगा, लोक नायक। आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 28 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, इन्हें समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए गांधी सम्मान, बी अर्जुन पुरस्कार, सी नोबेल पुरस्कार, डी मैग्सेसे पुरस्कार। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। जयप्रकाश नारायण को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपका राइट आंसर डी होगा, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जयप्रकाश नारायण जी को। आपका राइट आंसर डी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 29 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, जयप्रकाश नारायण जी का निधन कब हुआ? ए 8 अक्टूबर 1989, बी 7 अक्टूबर 1979, सी 8 अक्टूबर 1979, डी 11 अक्टूबर 1989। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। आपका राइट आंसर सी होगा, 8 अक्टूबर 1979 को जयप्रकाश नारायण जी का निधन हुआ था। आपका राइट आंसर सी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 30 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, लेखक मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुका था? ए ईश्वर अय्यर, बी भगवान अय्यर, सी गंगा बाबू, डी दिनकर। आपका राइट आंसर ये होगा, ईश्वर अय्यर के साथ लेखक मद्रास में अपने मित्र के साथ रुका था। आपका राइट आंसर ये होगा। चलिए प्रश्न संख्या 31 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ए लालू प्रसाद यादव, बी देवीलाल, सी विश्वनाथ प्रसाद सिंह, डी जयप्रकाश नारायण। आपका राइट आंसर डी होगा, जयप्रकाश नारायण जी ने 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। आपका राइट आंसर डी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 32 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? ए दल विहीन सरकार, बी सरकार की गलत नीतियाँ, सी लोक कल्याणकारी कार्यक्रम, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर बी होगा, सरकार की गलत नीतियाँ। चलिए प्रश्न संख्या 33 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? ए सर्वोदय, बी लोकतांत्रिक, सी समाजवादी, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। आपको पता है तो कमेंट में देते चलिएगा उत्तर, और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि टोटल 50 प्रश्नों में से आपने कितने उत्तर सही किए। इससे आपका यह अनुभव होता है कि हमारी तैयारी किस लेवल तक पहुंची है। आपका राइट आंसर ये होगा, सर्वोदय। चलिए प्रश्न संख्या 34 पे चलते हैं।
प्रश्न संख्या 34 है, जयप्रकाश नारायण जी किस सन में अमेरिका गए? ए सन 1922, बी सन 1920, सी सन 1929, डी सन 1902। जल्दी से आंसर कीजिए। आपका राइट आंसर ये होगा 1922 में जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका गए थे। आपका राइट आंसर ये होगा। चलिए प्रश्न संख्या 35 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 35 पे रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ए अर्धनारीश्वर, बी रोज, सी ओ सदानीरा, डी जूठन। आपका राइट आंसर ये होगा अर्धनारीश्वर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना अर्धनारीश्वर है। आपका राइट आंसर ये होगा। चलिए प्रश्न संख्या 36 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हैं? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी जगदीश चंद्र माथुर। आपका राइट आंसर सी होगा। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं अर्धनारीश्वर शीर्षक के निबंधकार। आपका राइट आंसर सी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 37 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं? ए छायावादोत्तर युग के, बी छायावाद युग के, सी रीतिकालीन युग के, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ये होगा छायावादोत्तर युग के रामधारी सिंह दिनकर कवि हैं। चलिए प्रश्न संख्या 38 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? ए 23 सितंबर 1908, बी 25 सितंबर 1908, सी 23 सितंबर 1909, डी 25 सितंबर 1909। आपका राइट आंसर ये होगा 23 सितंबर 1908 को रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 39 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 39 है, रामधारी सिंह दिनकर की पहली काव्य पुस्तक का नाम बताएं। ए रेणुका, बी उर्वशी, सी प्राणभंग, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर सी होगा। रामधारी सिंह दिनकर की पहली पुस्तक का नाम है प्राणभंग। आपका राइट आंसर सी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 40 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 40 है, यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? ए सोच, बी भावना, सी समझ, डी बुद्धि। आपका राइट आंसर बी होगा भावना। यदि पति विचार है तो पत्नी भावना है। आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 41 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 41 है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? ए भिक्षुणी होने का, बी पति के त्याग का, सी संन्यास लेने का, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ये होगा भिक्षुणी होने का। बुद्ध और महावीर ने नारियों को सम्मान दिया था, अधिकार दिया था। आपका राइट आंसर ये होगा। चलिए प्रश्न संख्या 42 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 42 है, प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वो क्या हो जाती है? ए निर्लज, बी कोमल, सी आकर्षक, डी राक्षसी। आपका राइट आंसर डी होगा राक्षसी। पत्नी जब पुरुष का रूप लेती है तो राक्षसी हो जाती है। आपका राइट आंसर डी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 43 पे चलते हैं। 43, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ए सामधेनी, बी कुरुक्षेत्र, सी हुंकार, डी संस्कृत के 4 अध्याय। आपका राइट आंसर डी होगा संस्कृत के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आपका राइट आंसर डी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 44 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 44 है, अर्धनारीश्वर में किस गुफा का सन्मय है? ए पुरुष के, बी नारी के, सी पुरुष और नारी दोनों के, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर सी होगा पुरुष और नारी दोनों के। चलिए प्रश्न संख्या 45 पे चलते हैं।
प्रश्न संख्या 45 है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ए परशुराम की प्रतीक्षा, बी हुंकार, सी नील कुसुम, डी उर्वशी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों, इसका कौन सा आंसर होगा? आपका राइट आंसर होगा डी, देखिए उर्वशी, आपका राइट आंसर डी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 46 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 46 से अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप है? ए आदर्श, बी यथार्थ, सी कल्पित, डी वास्तविक। आपका राइट आंसर सी होगा कल्पित। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो कल्पित रूप है। आपका राइट आंसर सी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 47 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 47 है, कामिनी अपने साथ क्या लाती है? ए यामिनी की शांति, बी तप्त धूप, सी ज्वाला, डी शीतल हवा। आपका राइट आंसर ये होगा यामिनी की शांति। कामिनी अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। आपका राइट आंसर ये होगा। चलिए प्रश्न संख्या 48 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 48 है, रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? ए नामवर सिंह, बी अगे, सी मोहन राकेश, डी उदय प्रकाश। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों, रोज शीर्षक के निबंध के लेखक कौन हैं? आपका राइट आंसर बी होगा आगे जी हैं। रोज शीर्षक निबंध के लेखक आगे जी हैं। आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 49 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 49 है, मालती किस कहानी की पात्रा है? ए रोज, बी उसने कहा था, सी जूठन, डी तिरिच। जल्दी से आंसर कीजिए, मालती किस कहानी की पात्रा है? आपका राइट आंसर ये होगा रोज। मालती रोज कहानी की पात्रा है। प्रश्न संख्या 51 है, छोड़ा हुआ रास्ता कहानी के लेखक हैं? ए अज्ञे, बी मोहन राकेश, सी उदय प्रकाश, डी मलयज। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों, आपका राइट आंसर ये होगा अज्ञे। छोड़ा हुआ रास्ता कहानी के लेखक अज्ञे जी हैं। आपका राइट आंसर ये होगा। चलिए प्रश्न संख्या 52 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 52 है, अज्ञे मूलतः क्या है? ए कवि, बी कहानीकार, सी उपन्यासकार, डी निबंधकार। आपका राइट आंसर ये होगा कवि। अज्ञे मूलतः कवि हैं। आपका राइट आंसर ये होगा। चलिए प्रश्न संख्या 53 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 53 है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका में अज्ञे जी ने कार्य नहीं किया? ए विशाल भारत, बी प्रतीक, सी नया प्रतीक, डी हंस। आपका राइट आंसर डी होगा हंस। हंस पत्रिका में अज्ञे जी ने कार्य नहीं किया था। आपका राइट आंसर डी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 54 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 54 है, एक लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? ए 8, बी 10, सी 4, डी 2। आपका राइट आंसर सी होगा 4। लेखक 4 वर्ष बाद मालती से मिलने आया था। चलिए प्रश्न संख्या 55 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 55 है, मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े हैं? ए डॉक्टर, बी वकील, सी इंजीनियर, डी क्लर्क। आपका राइट आंसर ये होगा क्लर्क। मालती के पति क्लर्क व्यवसाय से डॉक्टर व्यवसाय से जुड़े थे। आपका राइट आंसर ये होगा। चलिए प्रश्न संख्या 56 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 56 है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? ए गैंग्रीन, बी कैंसर, सी पथरी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ये होगा गैंग्रीन। गैंग्रीन बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। चलिए प्रश्न संख्या 57 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 57 है, महेश्वर कौन सा फल लाया था? ए सेब, बी आम, सी केला, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर बी होगा आम। महेश्वर आम लाया था। चलिए प्रश्न संख्या 58 पे चलते हैं।
प्रश्न संख्या 58 है, आगे की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? ए छोड़ा हुआ रास्ता, बी रोज, सी ए मेरे प्रतिरूप, सी ए तेरे प्रतिरूप, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर सी होगा। आपका राइट आंसर बी होगा रोज। चलिए प्रश्न संख्या 59 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 59 है, अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया? ए पंजाब कॉलेज, बी मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, सी फोरमन कॉलेज, डी लाहौर। आपका राइट आंसर बी होगा, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अज्ञे जी ने इंटर किया था। चलिए प्रश्न संख्या 60 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 60 है, अज्ञे जी ने रविंद्रनाथ ठाकुर की किस कृति का हिंदी में अनुवाद किया? ए कुलवधु, सी आँख की किरकिरी, सी गोरा, डी नाव दुर्घटना। आपका राइट आंसर सी होगा गोरा। चलिए प्रश्न संख्या 61 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 61 है, लेखक क्या देखकर सोचने लगा कि यह कैसी छाया इस घर में आई हुई है? ए मालती का दुबला शरीर, बी रोता हुआ बच्चा, सी घर का वातावरण, डी घर का सामान। आपका राइट आंसर ए होगा, मालती का दुबला शरीर। चलिए प्रश्न संख्या 62 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 62 है, पानी चला जाने पर मालती को रात में कितने बजे तक काम करना पड़ता था? ए 10, बी 11, सी 9, डी 12। आपका राइट आंसर बी होगा, 11 बजे तक मालती को काम करना पड़ता था। आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 63 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 63 है, एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं? ए भगत सिंह, बी नामोर सिंह, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी मोहन राकेश। आपका राइट आंसर ये होगा भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह हैं। चलिए प्रश्न संख्या 64 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 64 है, भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है? ए कायरता, बी निर्भीकता, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ये होगा कायरता। चलिए प्रश्न संख्या 65 पे चलते हैं। 65 है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? ए असामयिक मृत्यु को, बी देश सेवा के बदले में दी गई फांसी को, सी युद्ध में हुई मृत्यु को, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर बी होगा, देश सेवा के बदले में दी गई फांसी को भगत सिंह ने सुंदर मृत्यु कहा है। आपका राइट आंसर बी होगा। दोस्तों आपको उत्तर पता है तो कमेंट में देते चलिएगा और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि टोटल 150 प्रश्नों में से आपने कितने उत्तर सही किए हैं। चलिए प्रश्न संख्या 66 है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? ए 28 सितंबर 1907, बी 28 सितंबर 1906, सी 28 नवंबर 1907, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ये होगा, 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 67 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 67 है, भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन थे? ए स्वर्ण सिंह, बी अजीत सिंह, सी करतार सिंह सराबा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर सी होगा, करतार सिंह सराबा भगत सिंह के आदर्श पुरुष थे। चलिए प्रश्न संख्या 68 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 68 है, 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? ए नवयुवक भारत सभा, बी नवयुवक संघ, सी नौजवान दल, डी नौजवान भारत सभा। आपका राइट आंसर डी होगा, नौजवान भारत सभा। चलिए प्रश्न संख्या 69 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 69 है, भगत सिंह के हृदय में किस भावना को कोई स्थान नहीं है? ए क्रोध, बी लोभ, सी अहंकार, डी प्रेम।
आपका राइट आंसर डी होगा प्रेम। प्रेम का कोई स्थान नहीं है भगत सिंह के हृदय में। आपका राइट आंसर डी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 70 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 70 है, भगत सिंह किस घृणित तथा कायरतापूर्ण कार्य मानते हैं? ए देश की सेवा, बी देश से भागना, सी आत्महत्या, डी नेतृत्व करना। आपका राइट आंसर सी होगा आत्महत्या। चलिए प्रश्न संख्या 71 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 71 है, भगत सिंह के अनुसार कौन सी मृत्यु सुंदर होगी? ए फांसी से प्राप्त, बी गोली खाकर, सी आत्महत्या, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ये होगा फांसी से प्राप्त। भगत सिंह के अनुसार सुंदर मृत्यु है। चलिए प्रश्न संख्या 72 पे चलते हैं। 72 है, विद्यार्थियों को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए? ए विद्यार्थी देश के भावी कर्णधार होते हैं, बी विद्यार्थी हैं सिर्फ नेता बन सकते हैं, सी विद्यार्थी में बौद्धिक विकास होता है, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। आपका राइट आंसर ये होगा विद्यार्थी देश के भावी कर्णधार होते हैं। आपका राइट आंसर ये होगा। चलिए प्रश्न संख्या 73 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 73 है, भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थियों द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े हैं? ए उत्साह, बी प्रताप, सी दीनमान, डी संघर्ष। आपका राइट आंसर बी होगा प्रताप। चलिए प्रश्न संख्या 74 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 74 है, ओ सादा नीरा के लेखक हैं? ए नामवर सिंह, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी उदय प्रकाश, डी मलयज। आपका राइट आंसर बी होगा जगदीश चंद्र माथुर जी हैं ओ सादा नीरा के लेखक। आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 75 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 75 है, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या हैं? ए कहानीकार, बी निबंधकार, सी नाटककार, डी उपन्यासकार। आपका राइट आंसर सी होगा नाटककार। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः नाटककार हैं। आपका राइट आंसर सी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 76 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 76 है, पुंडलिक जी कौन थे? ए शिक्षक, बी गांव का मुखिया, सी राजनीतिक नेता, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ये होगा शिक्षक। पुंडलिक जी शिक्षक थे। चलिए प्रश्न संख्या 77 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 77 है, माथुर जी की किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त किए गए? ये उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर भी होगा बिहार के माथुर जी राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त किए गए। आपका राइट आंसर भी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 78 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 78 है, गांधी जी चंपारण से कब भारत आए? ये 1915, बी 1917, सी 1918, डी 1919। आपका राइट आंसर भी होगा 1917 में गांधी जी चंपारण से भारत आए थे। चलिए प्रश्न संख्या 79 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 79 है, कुशीनगर में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? ए नारायणी, बी माधवी, सी गोमती, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ए होगा नारायणी। कुशीनगर में गंडक नदी को नारायणी के नाम से जाना जाता है। आपका राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 80 है, ओ सदा न्यारा किस नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया है? ए गंगा, बी बागमती, सी घाघरा, डी गंडक। आपका राइट आंसर डी होगा गंडक। गंडक नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया है। आपको उत्तर पता है तो दोस्तों कमेंट में देते चलिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 81 पे चलते हैं। 81 है, ओ सदा न्यारा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? ए चंपारण, बी सारण, सी तिरहुत, डी मिथिला। आपका राइट आंसर होगा चंपारण। चलिए प्रश्न संख्या 82 पे चलते हैं।
प्रश्न संख्या 82 है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? ए नदियों की अधिकता, बी जंगलों का काटना, सी नदियों की तीव्र धारा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर भी होगा जंगलों का काटना। आपका राइट आंसर भी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 83 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 83 है, निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर जी को मिले? ए विद्या कामिनी, बी विद्या प्रशिक्षण, सी विद्या वारिधि, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। आपका राइट आंसर सी होगा विद्या वारिधि। चलिए प्रश्न संख्या 84 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 84 है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है? ए ओ मेरे मन, बी दीपक, सी आधे अधूरे, डी कुणाक। आपका राइट आंसर डी होगा कुणाक। चलिए प्रश्न संख्या 85 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 85 है, सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार हैं? ए मोहन राकेश, बी नामवर सिंह, सी मुक्ति बोध, डी जगदीश चंद्र माथुर। जल्दी से आंसर कीजिए। आपका राइट आंसर ये होगा मोहन राकेश। सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार मोहन राकेश जी हैं। आपका राइट आंसर ये होगा। चलिए प्रश्न संख्या 86 पे चलते हैं। 86 से मानक की माँ का क्या नाम है? ए मुन्नी, बी बिसनी, सी चंपा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर भी होगा बिसनी। मानक की माँ का बिसनी नाम है। चलिए प्रश्न संख्या 87 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 87 है, बिसनी मानव को लड़ाई में क्यों भेजती है? ये मानक पहलवान था, बी बिसनी मानव को नहीं चाहती थी, सी पैसा कमाने के उद्देश्य से, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर सी होगा, पैसा कमाने के उद्देश्य से बिसनी मानव को लड़ाई में भेजती थी। आपका राइट आंसर सी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 88 पे चलते हैं। 88 है, मोहन राकेश किस पत्रिका में संपादक रहे हैं? ए सरिता, बी सारिका, सी स्मारिका, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर बी होगा सारिका। चलिए प्रश्न संख्या 89 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 89 है, ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती हैं? ए दाल चावल, बी कपड़े, सी रुपए, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ये होगा दाल चावल मांगती हैं। चलिए प्रश्न संख्या 19 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 90 है, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? ए खाना, बी पानी, सी चाय, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर बी होगा पानी। मानक बिस्नी से दूध की जगह पानी मांगता है। आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 91 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 91 है, मानक किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया था? ए प्रथम विश्व युद्ध, बी द्वितीय विश्व युद्ध, सी कारगिल युद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर भी होगा द्वितीय विश्व युद्ध में मानक सिपाही बनकर लड़ने गया था। आपका राइट आंसर भी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 92 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 92 है, आषाढ़ का एक दिन किनकी रचना है? ए नामवर सिंह, बी मलयज, सी मोहन राकेश, डी जगदीश चंद्र माथुर। आपका राइट आंसर सी होगा मोहन राकेश। मोहन राकेश की रचना है। चलिए प्रश्न संख्या 93 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 93 है, निम्नलिखित में कौन सा मोहन राकेश द्वारा रचित पाठ नहीं है? ए आधे अधूरे, बी लहरों के राजहंस, सी पर ताले की जमीन, डी आषाढ़ का एक दिन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों, आपको पता है तो। आपका राइट आंसर सी होगा पैर तले की जमीन। ये देखिए पैर होगा, यहाँ पर पैर होगा इस तरह से, पैर तले की जमीन। आपका राइट आंसर सी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 94 पे चलते हैं।
प्रश्न संख्या 94 है, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? ए पेंशन लेने, बी सामान लेने, सी राशन लेने, डी चिट्ठी लेने। आपका राइट आंसर डी होगा, चिट्ठी लेने के लिए जाती है मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे। आपका राइट आंसर डी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 95 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 95 है, प्रगति और समाज के लेखक हैं। ए बालकृष्ण भट्ट, बी जयप्रकाश नारायण, सी नामवर सिंह, डी उदय प्रकाश। आपका राइट आंसर सी होगा, नामवर सिंह। प्रगति और समाज के लेखक नामवर सिंह हैं। आपका राइट आंसर सी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 96 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 96 है, प्रगति और समाज क्या है? ए निबंध, बी आलोचना, सी उपन्यास, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ए होगा, निबंध। प्रगति और समाज निबंध है। आपका राइट आंसर ए होगा। चलिए प्रश्न संख्या 97 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 97 है, प्रगति और समाज कैसा काव्य है? ए प्रबंध काव्य, बी गीति काव्य, सी आत्मपारक काव्य, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर सी होगा, आत्मपारक काव्य। प्रगति और समाज आत्मपारक काव्य है। आपका राइट आंसर सी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 98 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 98 है, नामवर सिंह को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? यहाँ पर नामवर होगा सिर्फ। नामवर सिंह को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ए कलम खुद, बी छायावाद, सी कविता के नए प्रतिमान, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों, आपको पता है तो। नामवर सिंह को किस कृति के लिए मिला? आपका राइट आंसर सी होगा, कविता के नए प्रतिमान के लिए नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आपका राइट आंसर सी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 99 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 99 है, सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता का नाम बताइए। ए नागार्जुन, बी त्रिलोचन, सी मुक्तिबोध, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर सी होगा, मुक्तिबोध जी हैं। सहर्ष स्वीकारा कविता के रचयिता मुक्तिबोध जी हैं। आपका राइट आंसर सी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 100 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 100 है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ए होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नामवर सिंह के गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। आपका राइट आंसर ए होगा। चलिए प्रश्न संख्या 101 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 101 है, नामवर सिंह को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ए कलम खुद, बी छायावाद, सी कविता के नए प्रतिमान, डी इनमें से कोई नहीं। ये देखिए रिपीट क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर सी होगा, कविता के नए प्रतिमान के लिए नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। चलिए प्रश्न संख्या 102 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 102 है, जूठन के लेखक हैं। ए मोहन राकेश, बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी नामवर सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर बी होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 103 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 103 है, ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? ए मेघदूत, बी रंगशाला, सी प्रेमचंद्र मंच, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ए होगा, मेघदूत नाट्यशाला की स्थापना की। चलिए प्रश्न संख्या 104 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 104 है, ललित चेतना के लेखक हैं। ए मोहन राकेश, बी नामवर सिंह, सी ओम प्रकाश वाल्मीकि, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों, आपको पता है तो कमेंट में दे सकते हैं। आपका राइट आंसर सी होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए प्रश्न संख्या 105 पे चलते हैं। 105 है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? ए बरला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश, बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, सी लखनऊ उत्तर प्रदेश, डी कानपुर उत्तर प्रदेश। आपका राइट आंसर ये होगा, बरला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में
ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था। आपका राइट आंसर ये होगा। चलिए प्रश्न संख्या 106 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 106 से ओम प्रकाश वाल्मीकि को निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? ए डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, बी परिवेश सम्मान, सी जय श्री सम्मान, डी भारत रत्न। आपका राइट आंसर डी होगा, भारत रत्न ओम प्रकाश वाल्मीकि को पुरस्कार नहीं मिला। आपका राइट आंसर डी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 107 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 107 है, लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? ए माँ ने, बी भाई ने, सी पिताजी ने, डी भाभी ने। आपका राइट आंसर सी होगा, पिताजी ने। चलिए प्रश्न संख्या 108 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 108 है, जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम है? ए कालीचरण, बी कालीराम, सी कालीकांत, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर बी होगा, कालीराम। जूठन के हेडमास्टर का कालीराम नाम था। आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 109 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 109 है, ओम प्रकाश की आत्मकथा का क्या नाम है? ए जूठन, बी सदियों का संताप, सी सलाम घुसपैठिए, डी इनमें से कोई नहीं है। आपका राइट आंसर ये होगा, जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का जूठन नाम है। आपका राइट आंसर ये होगा। चलिए प्रश्न संख्या 110 पे चलते हैं। 110 है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? ए दिल्ली विश्वविद्यालय, बी उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, सी श्रीनगर विश्वविद्यालय, डी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय। आपका राइट आंसर सी होगा, श्रीनगर विश्वविद्यालय से ओम प्रकाश वाल्मीकि ने एमए किया था। आपका राइट आंसर सी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 111 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 111 है, तीसरे दिन लेखक को कक्षा में देखकर हेडमास्टर ने क्या किया? ए उसे प्यार किया, बी उसे बरामदा में ला पटका, सी उसे घर जाने को कहा, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए। आपका राइट आंसर बी होगा, उसे बरामदा में ला पटका। आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 112 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 112 है, 10 मवेशी वाले घर में साल भर में कितना अनाज मिलता था? ए 20 सेर, बी 40 सेर, सी 23 सेर, डी 25 सेर। आपका राइट आंसर ए होगा, 20 सेर अनाज मिलता था। 10 मवेशी वाले घर से साल भर में 20 सेर अनाज मिलता था। चलिए प्रश्न संख्या 113 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 113 है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन हैं? ए मलयज, बी प्रकाश वाल्मीकि, सी नामवर सिंह, डी जय कृष्णमूर्ति। आपका राइट आंसर ये होगा, मलयज। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक मलयज जी हैं। आपका राइट आंसर ये होगा। चलिए प्रश्न संख्या 114 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 114 है, मलयज किस दौरे के कवि हैं? ए नई कविता के प्रारंभिक दौर, बी नई कविता के अंतिम दौर, सी नई कविता के मध्य, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर बी होगा, नई कविता के अंतिम दौर के मलयज जी कवि हैं। आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 115 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 115 है, मलयज का मूल नाम क्या था? ए भरत जी श्रीवास्तव, बी राम जी श्रीवास्तव, सी राम सक्सेना, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ये होगा, भरत जी श्रीवास्तव था। मलयज का मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव था। आपका राइट आंसर ये होगा। चलिए प्रश्न संख्या 116 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 116 है, निम्नलिखित में कौन से मलयज की आलोचना है? ए रस सिद्धांत, बी भाषा विज्ञान, सी कविता परिचय, डी कविता से साक्षात्कार। आपका राइट आंसर डी होगा, कविता से साक्षात्कार मलयज जी की आलोचना है। चलिए प्रश्न संख्या 117 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 170 है, सपनों का सुहाना रंग किस प्रकार का हो गया? ए काला, बी लाल, सी जर्द, डी हरा। आपका राइट आंसर सी होगा, जर्द। सपनों का सुहाना रंग जर्द हो गया।
आपका राइट आंसर सी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 118 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 180 है, लेखक के विरुद्ध कौन साजिश कर रहा है? ए अग्नि, बी पानी, सी धरती, डी हवा। आपका राइट आंसर सी डी होगा, हवा। चलिए प्रश्न संख्या 119 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 119 है, सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? ए 10 से 11 साल, बी 7 से 8 साल, सी 20 से 25 साल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर बी होगा, 7 से 8 साल लड़की की आयु थी सेब बेचने वाली। चलिए प्रश्न संख्या 120 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 120 है, मलेज ने किस मंत्रालय में नौकरी की है? ए रेल मंत्रालय, बी वन मंत्रालय, सी कृषि मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर सी होगा, कृषि मंत्रालय में मलेज ने नौकरी की थी। आपका राइट आंसर सी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 121 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 121 है, पेड़ किस लिए काटे जा रहे थे? ये घर बनाने के लिए, बी ईंधन के लिए, सी बेचने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर बी होगा, ईंधन के लिए पेड़ काटे जा रहे थे। चलिए प्रश्न संख्या 122 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 122 है, सूचना केंद्र में लेखक को कौन मिला है? ए बलभद्र ठाकुर, बी बलभद्र शर्मा, सी बलभद्र मिश्र, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ये होगा, बलभद्र ठाकुर। आपका राइट आंसर ये होगा, बलभद्र ठाकुर सूचना केंद्र में लेखक से मिले थे। चलिए प्रश्न संख्या 123 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 123 है, तिरिच के लेखक हैं? ए मलयज, बी मोहन राकेश, सी उदय प्रकाश, डी भगत सिंह। आपका राइट आंसर सी होगा, उदय प्रकाश। तिरिच के लेखक उदय प्रकाश जी हैं। आपका राइट आंसर सी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 124 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 124 है, तिरिच क्या है? ए अनिष्टकारी उपग्रह, बी छिपकली प्रजाति का विषैला जीव, सी आतंकवादी संगठन, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। आपका राइट आंसर बी होगा, छिपकली प्रजाति का विषैला जीव तिरिच है। आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 125 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 125 है, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? ए 2 जनवरी 1952, बी 1 जनवरी 1952, सी 1 जनवरी 1942, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर बी होगा, 1 जनवरी 1952 को उदय प्रकाश का जन्म हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 126 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 126 है, लेखक और उसकी माँ को पिताजी को लेकर क्या कोशिश रहती थी? ये बिल्कुल ना बोलें, बी शहर कभी ना जाएं, सी अपनी दुनिया में सुख चैन से रहें, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर सी होगा, अपनी दुनिया में सुख चैन से रहें। चलिए प्रश्न संख्या 127 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 127 है, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया? उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया? ए दिनमान, बी प्रदीप, सी इंडिया टुडे, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ये होगा, दिनमान पत्रिका में संपादन किया। चलिए प्रश्न संख्या 128 पे चलते हैं। 128 है, लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? ये हिचकी लेने की, बी खांसने, सी बोलने और चीखने, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर सी होगा, बोलने और चीखने की आदत थी लेखक को सपने में। चलिए प्रश्न संख्या 129 पे चलते हैं।
प्रश्न संख्या 129 है, तिरिच किसका पराया बनकर उभरा है? ए आतंक का, बी शांति का, सी सद्भावना का, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ये होगा आतंक का। तिरिच आतंक का पराया बनकर उभरा है। आपका राइट आंसर ये होगा। चलिए प्रश्न संख्या 130 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 130 है, तिरिच कहानी किस शैली में लिखी गई है? ए फतांसी शैली में, बी पूर्व द्वितीय शैली में, सी आत्मकथात्मक शैली में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर सी होगा, आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है तिरिच कहानी। चलिए प्रश्न संख्या 131 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 131 है, निम्नलिखित में कौन उदय प्रकाश जी की कहानी नहीं है? ए दरियाई घोड़ा, बी पीली छतरी वाली लड़की, सी पूस की रात, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर सी होगा, पूस की रात। उदय प्रकाश जी की कहानी नहीं है, बाकी सब कहानी है। चलिए प्रश्न संख्या 132 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 132 है, लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है? ये थानू, बी भानु, सी कानू, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ये होगा, थानू ने बताया था लेखक को कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना जहर होता है। आपका राइट आंसर ये होगा। चलिए प्रश्न संख्या 133 पे चलते हैं। अब प्रश्न संख्या 133 है, लेखक के दुःस्वप्न में सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? ए चमगादड़ और उल्लू, बी हाथी और तिरिच, सी शेर और तिरिच, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। आपका राइट आंसर बी होगा, हाथी और तिरिच। चलिए प्रश्न संख्या 134 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 134 है, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन हैं? ए महात्मा गांधी, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी जे कृष्णमूर्ति, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर सी होगा, जे कृष्णमूर्ति। शिक्षा पाठ के रचयिता जे कृष्णमूर्ति हैं। आपका राइट आंसर सी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 135 पे चलते हैं। 135 है, जे कृष्णमूर्ति का निधन इनमें से किस स्थान पर हुआ? ए कैलिफोर्निया, बी अमेरिका, सी भारत, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ये होगा, कैलिफोर्निया में जे कृष्णमूर्ति जी का निधन हुआ था। आपका राइट आंसर ये होगा। चलिए प्रश्न संख्या 136 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 136 है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ? ए 12 मार्च 1895, बी 12 मई 1896, सी 17 मई 1895, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों, आपको पता है तो, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि टोटल 140 प्रश्नों में से आपने कितने उत्तर सही किए। आपका राइट आंसर सी होगा, 17 मई 1895 को जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 137 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 137 है, साम्यवादी किससे लड़ रहा है? ए पूंजीवादी, बी समाजवादी, सी सत्तावादी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ये होगा, पूंजीवादी से लड़ रहा है। साम्यवादी पूंजीवादी से लड़ रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 138 पे चलते हैं। 138 है, लेखक के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर हो रहा है? ए नाश की ओर, बी विकास की ओर, सी प्रतिस्पर्धा की ओर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ये होगा, नाश की ओर। चलिए प्रश्न संख्या 139 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 139 है, जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? ए संभाषण, बी निबंध, सी एकांकी, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए। आपका राइट आंसर ये होगा, संभाषण।
आपका राइट आंसर ये होगा संभाषण। जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति संभाषण है। आपका राइट आंसर ये होगा। चलिए प्रश्न संख्या 140 पे चलते हैं। 140 है जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। मेघा कहाँ नहीं हो सकती है। ए जहाँ अनुशासन हो, बी जहाँ स्वतंत्रता हो, सी जहाँ भय हो, डी में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। आज का लास्ट प्रश्न है 140 और ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि 140 प्रश्नों में से आपने कितने उत्तर सही किए। आपका राइट आंसर सी होगा। जहाँ भय हो वहाँ मेघा नहीं हो सकती। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो आपकी बेहतर तैयारी के लिए डेली लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।